छोटे बड़े बुजुर्ग, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अ, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने आया हूँ जिनका आज पुण्यतिथि है। मैं आज आप सभी के सामने लता मंगेशकर जी के बारे में बात करने आया हूँ। लता मंगेशकर नाम एक ऐसी नाम है जिसको तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा तारीफ़ है, बहुत बड़ा अलंकार है। लता मंगेशकर जी के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो शायद जिससे आप अनजान होंगे, और वो पहलू काफ़ी दिलचस्प है। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो संघर्ष का बेमिसाल है, जिसका संघर्ष की शिखर कही जा सकती है, जो कि बहुत ही संघर्षशील जीवन के दौर में एक अपना नाम का परचम लहराती है। लता मंगेशकर जी कि 13 साल की उम्र में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर उनको छोड़कर चल बसे। और चूँकि लता मंगेशकर अपने परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी, इस वजह से उनके इस कंधों पे परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई, और बखूबी उस जिम्मेदारी को लेकर लता मंगेशकर आगे बढ़ती रही। लता मंगेशकर जब पिता के निधन के बाद मुंबई आई तो सबसे पहला उनको बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब से मुलाकात हुई, और गुलाम हैदर उस समय के बहुत बड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। लता मंगेशकर और गुलाम हैदर साहब से जुड़ी एक किस्सा है, जो लता मंगेशकर जी गुलाम हैदर साहब के साथ एस मुखर्जी के पास गई थी। तो एस मुखर्जी ने ये कहकर मना कर दिया था कि इनका आवाज़ बहुत पतली है, इस वजह से ये मेरे हीरोइन के आवाज़ को सूट नहीं कर पाएंगी, और जिसके वजह से मैं इनको नहीं ले सकता है। लेकिन लता मंगेशकर को लेके ये कहना उन गुलाम हैदर साहब को बहुत बुरा लगा, और गुलाम हैदर साहब इसके जवाब में कहा कि याद रखिएगा कि यही लता के आवाज़ के लिए म्यूज़िक डायरेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। और ऐसा ही हुआ। गुलाम हैदर साहब की बात सच हुई, और वो एक अपना मुकाम के शिखर पे पहुंची, जो हम सभी को पता है। ये उस समय आज़ादी का दौर था, और उस समय नूरजहां और सुरैया जैसी फीमेल वॉइस काफ़ी चर्चा में थी, और उस दौर में लता मंगेशकर ने अपनी पहचान बनाई, और धीरे धीरे वो काफ़ी सारे मूवी में के फिल्म गाने में वगैरह में काम किए, और उसके बाद वो पहचान दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनका सबसे पहला 1957 में उनका एक गाना था चोरी चोरी फिल्म का रसिक बलमा, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ, और उससे जुड़े हुए कई सारे किस्से हैं। रसिक बलमा फिल्म को रसिक बलमा गाने को, जो कि चोरी चोरी फिल्म का गाना है, उसको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। और जब उसको सेलेक्ट किया गया, और तब शंकर जयकिशन जी ने कहा लता मंगेशकर जी को कि आप इसकी एक दो लाइन गुनगुना दीजिए अवार्ड शो में। लेकिन हुआ ये कि लता मंगेशकर जी ने उनको मना कर दिया। ये कहकर मना कर दिया कि ये अवार्ड जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर को दिया गया है, म्यूज़िक को दिया गया, इस वजह से मैं इसमें गाना नहीं गाऊंगी। और ये बात पहुंची फिल्म फेयर अवार्ड के चेयरपर्सन तक, और फिर अगले ही साल ये डिसाइड किया गया कि एक नई कैटेगरी हम शुरुआत करेंगे, जिसमें प्लेबैक सिंगर के लिए हम एक अवार्ड रखेंगे। और फिर अगले ही साल 1958 में लता मंगेशकर जी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी भी सिंगर को फर्स्ट अवार्ड था। उसके बाद वो सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई लता मंगेशकर जी, और इसी रसिक बलमा सॉन्ग से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि एक बार क्या हुआ कि महबूब खान, जो कि बहुत बड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको हार्ट अटैक आया और उनको अमेरिका में एडमिट किया गया। और उनका ये मन हुआ कि अगर हम लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना सुनेंगे तो शायद मुझे सुकून मिलेगा। और फिर उनके लिए इंटरनेशनल कॉल बुक किया गया, और इंटरनेशनल कॉल बुक करने के बाद लता मंगेशकर उनको ऑन कॉल रसिक बलमा गाना सुनाई थी। और उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि मैं एक दो बार और कॉल करूं, लेकिन एक दो बार नहीं बल्कि लगभग 20 बार उन्होंने कॉल किया, और लता मंगेशकर ने उनको 20 बार गाना सुनाई ऑन कॉल। और इसके साथ ही 1962 में धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के दरमियान चूँकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो बहुत सारे दुश्मन भी इनके पनपने लगे थे। और हुआ यूँ कि इनको अचानक से तबीयत खराब हुई, और
थोड़े तबीयत खराब होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि इनका पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगी, और इतनी दर्द होने लगी कि ये हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। वहाँ पे फिर डॉक्टरों की टीम आई, और जब जांच पड़ताल किया गया तो रिपोर्टों में ये पाया गया कि इनको स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और स्लो पॉइजन चूँकि काफ़ी दिनों से दिया जा रहा है, इस वजह से इनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। और उसके बाद फिर उनकी बहन उषा मंगेशकर जी ने अपनी रसोइया को मना कर दिया कि आप इनके लिए खाना नहीं बनाएंगे। और इसका किस्सा है कि लता मंगेशकर जी ने ये कहा है कि उनकी रसोइया जो है वो बिना हिसाब किए, बिना पगार लिए हुए वो काम छोड़ के चला गया, बाद में पता नहीं चला कहाँ। और लता मंगेशकर जी ने ये भी कहा है अपने इंटरव्यू में कि मुझे इसके बारे में पता चला कि कौन मुझे पॉइजन दे रहा था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एक अपना छवि था, और हो सकता है कि वो ऐसा एक पर्सन हो, ऐसा नाम हो जिनका वो नाम नहीं लेना चाह रही है। और उसके बाद 1962 में का वो दौर था जब चीन सीमा से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से देश में बहुत ही तनाव की स्थिति था। और उसमें प्रदीप कुमार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप देश में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के लिए आप कोई ऐसा गीत लिखिए जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरा हो। और प्रदीप कुमार जी ऐसे ही टहल रहे थे, और उनको अचानक से ए मेरे वतन के लोगों के कुछ लाइंस याद आए, और उन्होंने पान की दुकान से एक सिगरेट लिया, और सिगरेट के कागज़ पे उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों के कुछ लाइंस लिखे, और बाद में चल के वो लगभग सैकड़ों लाइंस बन गए, और उसको फिर मिनिमाइज करके लगभग 30 के आसपास लाइन रखे गए। और फिर इस सॉन्ग के लिए, ए मेरे वतन के लोगों के सॉन्ग के लिए इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे सी रामचंद्रन, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अब प्रदीप कुमार का मन था कि इसको लता मंगेशकर जी गाएं, लेकिन सी रामचंद्रन चाहते थे कि आशा भोसले गाए। आशा भोसले जी का रिहर्सल भी हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रदीप कुमार ने उनसे रिक्वेस्ट किया, और फिर इसके लिए सिलेक्ट किया गया लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी 27 जनवरी का एक प्रोग्राम था दिल्ली में, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हस्ती आए हुए थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग थे। और उसमें लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये मेरे वतन की लोगों पूरे देश में धूम मचाई। और उस दिन का किस्सा है कि जब ये मेरे वतन के लोगों को फर्स्ट टाइम लता मंगेशकर ने 27 जनवरी को दिल्ली में गाया था, वो जवाहरलाल नेहरू ये गाना सुन के रो पड़े, और उन्होंने ये कहा था कि मैं दोबारा आपसे सुनना चाहूँगा। और लता मंगेशकर जी ने खाने पे जब इन्वाइट दोबारा इस गाना को सुनाई। और 1970 की बात है जब लता मंगेशकर जी अवार्ड, वो चूँकि सफलता की उस शिखर पे पहुंच चुकी थी, और जहाँ पे अब उनके लिए अवार्ड बहुत बड़ा मायने नहीं रख रहा था। अवार्ड ऑलरेडी बहुत बड़े एक आपको साहस देती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो ये चाहती थी कि ये अवार्ड हर साल मुझे ना मिले, नए नए चेहरों को मिले। इस वजह से 1970 में वो फिल्म फेयर अवार्ड वाले को ये रिक्वेस्ट किए कि आप इस अवार्ड के लिए मुझे सिलेक्ट ना करें, आप इसके लिए नए चेहरों को जगह दीजिए। और फिर उनके बाद तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई सारे अवार्ड उनके नाम हुए, और ऐसे यूं ही धीरे धीरे चलता। लेकिन आप अगर लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू देखे होंगे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूँगा। आखिर अगर देखें तो ये पहलू जो है बहुत ही गहरा पहलू है। लता मंगेशकर जी को भी प्यार हुआ था, और प्यार बहुत ही बड़ी चीज़ है। प्रेम जो है वो बहुत ही बड़ा अर्थ लेके अपने आप में बहुत महान शब्द है, और सबका प्यार अलग अलग होता है। इनका भी प्रेम कुछ इस तरह का था कि इनको प्रेम हो गया वो जयपुर के राज सिंह डोंगर से, जो कि एक शाही घराना के थे। राज सिंह डोंगर उस टाइम के इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरपर्सन थे, और उनको म्यूज़िक का बहुत शौक था, उनको संगीत का बहुत शौक था। इस वजह से उनको प्यार लता मंगेशकर जी से हो गया, और लता मंगेशकर जी भी उनको बहुत प्यार करती थी। लेकिन राज सिंह डोंगर चूँकि शाही परिवार के थे, इस वजह से उनकी माँ और उनकी मौसी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लता मंगेशकर उनकी बहू बन के आए, क्योंकि लता मंगेशकर का बैकग्राउंड जो था वो शाही खानदान से बिलोंग नहीं करता था, जो कि वो सोचती थी कि ये मुझे सूट नहीं करती है, उनका मानना था। और राज सिंह डोंगर भी एक ठान लिए थे कि अगर मैं शादी करूंगा तो लता मंगेशकर से ही करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। और 2009 में उनकी मृत्यु हो गई, और लता मंगेशकर भी शादी नहीं किए।
तो ये बहुत बड़ी किस्सा है, लेकिन वो है कि दोनों अपने ओर से प्यार को एक मुकाम तक नहीं ले जा पाए, लेकिन बखूबी निभाया है। और इस वजह से मतलब यही सब इंसिडेंट है जो प्रेम को एक अलग रूप देता है और एक अलग परिभाषा देता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 1999 में अटल जी का सरकार था। उस टाइम पे लता मंगेशकर जी को राज्यसभा में कोटे से भेजा गया था, लेकिन उनको ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी थी नहीं, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद 2001 में उनको भारत रत्न, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न उनको दिया गया। और वो धीरे धीरे इस कदर अपना प्रतिभा और अपना लोकप्रियता इस कदर बढ़ाई और बढ़ाने में सफल रहीं कि लोग उनको भगवान की प्रतिरूप मूर्ति के रूप में देखने लगे। और जो कि ऑलरेडी हमारे भारत रत्न से सम्मानित है, तो वो भारत का बहुत बड़े रत्न है। और 93 साल की उम्र में उनकी निधन हो गई, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। चूँकि उनकी जैसे आवाज़, उनकी जैसी सरस्वती का प्रतिरूप मिलना लाखों में नहीं करोड़ों में मिलना मुश्किल है। तो हम लोग उनके लिए बहुत ही भावुक हैं कि वो हम सबके बीच आज नहीं हैं। और उनके आज पुण्यतिथि पे मैं उनको अपना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।